तो पहले अपन कल के जो डाउट है वो डिस्कस कर लेते हैं, फिर अपन आगे बढ़ेंगे, है ना। तो जो कुछ क्वेश्चंस आपने पूछे हैं वो ये हैं कि बिगिनर्स बॉक्स 7 के क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है कि द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 2a एंड रूट 2a, दो वेक्टर है, एक का मैग्नीट्यूड 2a है, एक का मैग्नीट्यूड रूट 2a है, एट एन एंगल थीटा इज रूट 10a, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। हम जानते हैं बेटा रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। पता नहीं इसमें क्या दिक्कत आई और क्यों आई, सबकी वैल्यू रख दो। रिजल्टेंट उसने कहा है रूट 10a है, स्क्वायर करोगे तो 10a स्क्वायर बचेगा। a की वैल्यू उसने 2a बोली है तो ये बच गया 2a का स्क्वायर, प्लस b की वैल्यू रूट 2a है तो ये हो गया रूट 2a का स्क्वायर, और ये बच गया 2 इंटू a इंटू b इंटू कॉस थीटा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये आ गया 10a स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और 2 6, ये बच गया 6a स्क्वायर प्लस 4 रूट 2 a स्क्वायर कॉस थीटा। यहां से सॉल्व होके आ रहा है, ए स्क्वायर भी कैंसिल होगा तो यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू आ रही है 1 बाय रूट 2, है ना। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो थीटा कितना आ रहा है 45 डिग्री या 5/4, एक ही बात है। तो ये 10th क्वेश्चन था। 11th क्वेश्चन किसी ने पूछा है। 11th क्वेश्चन में पूछा है आपसे कि इफ द एंगल बिटवीन टू फोर्सेस इंक्रीजेस द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट। रिजल्टेंट की वैल्यू क्या होती है बेटा, अंडर रूट, दो फोर्स हैं, कोई भी दो फोर्स मान लो, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। थीटा इंक्रीज कर रहे हैं, है ना, थीटा इंक्रीजेस, तो कॉस थीटा क्या होगा, है ना। कॉस थीटा के बारे में सोच के देखें, जब थीटा 0 था तो कॉस थीटा 1 होता है, जब थीटा इक्वल टू 90 है तो कॉस थीटा 0 होता है, जब थीटा इक्वल टू 180 है तो कॉस थीटा -1 होता है। कॉस थीटा कंटिन्यूअसली डिक्रीज होता है, आपको याद हो तो मैंने इसका ग्राफ भी बताया था, कंटिन्यूअसली डिक्रीज होता है ना। तो ये पहले वैल्यू 1 थी, फिर ये वैल्यू 0 हुई, फिर ये वैल्यू -1 तक गई, तो ये जो टोटल टर्म है ना इट इज डिक्रीजिंग। कॉस थीटा की वैल्यू 0 पे 1 थी, फिर कॉस थीटा बढ़ाते गए, कॉस थीटा कम होता गया, कम होता होता 0 पे पहुंचा, और बढ़ाया तो निगेटिव में होता गया, निगेटिव होता होता मिनिमम कहां तक जा सकता है -1 तक, तो cos थीटा कंटिन्यूअसली कम होता जाएगा, सो द रिजल्टेंट विल कीप ऑन डिक्रीजिंग, रिजल्टेंट कंटिन्यूअसली कम होता जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 11, सोचने का सवाल था। फिर कुछ लोगों ने क्वेश्चन नंबर 15 16 पूछे हैं, देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या लिखा हुआ है कि कहते हैं कि P प्लस क्यू आर है, मतलब आर जो है वो P और Q का रिजल्टेंट है, ये तो मुझे पता चल गया, मतलब ट्रायंगल बनाएंगे P और Q और R मिलके ट्रायंगल बनाएंगे। और 15वें क्वेश्चन में साथ साथ ये लिखा हुआ मैग्नीट्यूड ऑफ P प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ Q इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ R, ये भी लिखा हुआ कि दोनों के मैग्नीट्यूड का सम R के इक्वल है। बेटा ये केस तो सिंपल यही वाला केस हो गया कि एक वेक्टर ये है, दो वेक्टर का सम उनके मैग्नीट्यूड के सम के इक्वल कब हो जाता है, जब दोनों वेक्टर पैरेलल होते हैं। ये पहले का मैग्नीट्यूड, ये दूसरे का मैग्नीट्यूड, ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, ये P, ये Q, ये R। इसी केस में तो P प्लस क्यू इक्वल टू R आता है जब मैक्सिमम आता है। ये तो हुआ एक मेथड, आपको ऐसे सॉल्व करने में अच्छा ना लगता हो तो लिख लो R P प्लस क्यू, R का मैग्नीट्यूड कितना है P प्लस क्यू के मैग्नीट्यूड के इक्वल। आप एक तो जानते हो कि R इक्वल टू क्या आएगा पी स्क्वायर, आर स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। इस R को P प्लस क्यू लिख लो, P प्लस क्यू का होल स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। मैंने क्या किया, इस R को यहाँ से P प्लस क्यू लिख दिया, सॉल्व करना वही आ जाएगा, cos थीटा इज इक्वल टू 1, मतलब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 16 है, ऐसा ही क्वेश्चन है कि P प्लस क्यू आर है और पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर दिया हुआ है। अगर ऐसा हो जा रहा है इसका मतलब आपको साफ साफ दिखना चाहिए कि ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है
ये P है, ये Q है, ये R है, तभी तो ये होता है P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर सीधा। तो P और Q के बीच का एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। ऐसे ना दिखता हो तो फिर अपने पास दूसरा मेथड तो है ही कि आर स्क्वायर का फॉर्मूला अपने पास जो वेक्टर सम से आता है वो आता है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। अब आर स्क्वायर को क्या लिख सकते हो? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर लिख दो। ये दूसरा मेथड है, ऐसे नहीं करना, मतलब ऐसे करना टाइम का वेस्टेज है ना। प्लस 2pq cos थीटा। अब ध्यान से देखो ये सब कैंसिल होगा, तो यहाँ से आ जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू 0, मतलब थीटा कितना है? 90 डिग्री। सॉल्व करके लाओ तो भी आएगा, सीधा ही सोच पाओगे। ऐसा कब पॉसिबल है? जब वो राइट एंगल ट्रायंगल हो, पाइथागोरस थ्योरम लिखा हुआ है ना। पी क्यू, ये वेक्टर फॉर्म में सम है, इसका मतलब ये लिख रखा है इन्होंने कि आर इज द रिजल्टेंट ऑफ पी एंड क्यू, और ये मॉड पी इज इक्वल टू मॉड क्यू प्लस मॉड आर, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ पी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ आर। और ये लिखा हुआ है मैग्नीट्यूड ऑफ पी स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू स्क्वायर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ आर स्क्वायर। ये मैग्नीट्यूड्स के बारे में मैं कहा था ना, ट्रायंगल है, ये बात दिमाग में रखना तो जीवन आसान रहेगा। चलिए, इतना ही पूछा था आपने, जल्दी से लिख लीजिए, 30 सेकंड दे रहा हूँ, फिर अपन आगे पढ़ेंगे। किसी को और कोई डाउट? चलिए, अब अपन आगे चलते हैं। अगला जो लॉ है वो, उसमें कुछ भी प्रूफ नहीं करना, वो उसी से आ जाएगा, बट इसका ये काफी यूजफुल होता है कई बार। फिजिक्स में तो ज्यादा काम यही आता है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, दो वेक्टर्स को ऐड करने के लिए पैरेललोग्राम लॉ है। इसमें क्या करते हैं ना कि सबसे पहले दो वेक्टर्स को ऐसे रखते हैं कि उनके टेल सेम पॉइंट पे। स्टेप्स के फॉर्म में लिखूं तो पहला, टू वेक्टर्स आर kept such that their tails coincide at a point, उनके टेल्स एक ही पॉइंट पे हो। Now using these two vectors as adjacent sides, इनको adjacent side मान के complete a parallelogram, complete a parallelogram है। और तीसरा पॉइंट, the diagonal of parallelogram, the diagonal of parallelogram between these two vectors is their resultant, is their resultant। ट्रायंगल लॉ से ही प्रूफ हो जाएगा, ध्यान से देखना। मैंने क्या कहा उसको मैं ड्रॉ कर रहा हूँ कि दो वेक्टर्स को ऐसे रखो कि वो एक ही पॉइंट पे उनके टेल्स कोइंसाइड हो रहे हो, मतलब ऐसे रखो जैसे आप एंगल निकालते थे। तो ये पहला वेक्टर और ये दूसरा वेक्टर, ये आपने इसको ऐसे रख दिया कि ये एक ही पॉइंट पे कोइंसाइड हो रहे हैं। ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, इनके बीच का एंगल कुछ थीटा है ना। पहली स्टेप हो गई, कैसे करेंगे? पैरेलल शिफ्ट करके, है ना। दूसरा, नाउ यूजिंग टू वेक्टर्स एट द एडजेसेंट साइड कंप्लीट द पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लो इनको एडजेसेंट साइड मानते हुए, तो ये अपना पैरेललोग्राम कंप्लीट हो गया। अच्छा बेटा, ये अगर ए वेक्टर है तो आप सोच के देखो ये भी ए वेक्टर है, ये अगर बी वेक्टर है तो आप सोच के देखो ये भी बी वेक्टर। अब आपसे क्या कहा मैंने कि इनका जो डायगोनल होगा वो दिखाएगा इनका रिजल्ट। भूल जाओ पैरेललोग्राम लॉ, तुम तो ट्रायंगल लॉ से सोचो, ये ए वेक्टर ये बी वेक्टर, तो ये जो रिजल्टेंट होगा, ये रिजल्टेंट क्या दिखाएगा? ए प्लस बी, है ना। और ये बी वेक्टर ये ए वेक्टर, तो ये रिजल्टेंट सेम क्या दिखाएगा? बी प्लस ए। और अपन ने वहां प्रूव भी किया था कि ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, यहाँ भी प्रूफ हो रहा है ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस।
तो ऐसे अगर दो वेक्टर्स को मैं एडजेसेंट साइड्स मान के पैरेललोग्राम कंप्लीट करूं तो उन पैरेललोग्राम के जो उनके बीच वाला डायगोनल होता है ना, डायगोनल मतलब उसके कोइंसाइडिंग पॉइंट से लेके सामने वाले कॉर्नर को मिलाने वाला वेक्टर, ये उनका रिजल्टेंट होता है. दिस इज रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी. दिस इज रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी. रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर. बिल्कुल सिंपल कि अगर एक ही दो वेक्टर्स एक ही पॉइंट पे हैं, एक ही पॉइंट से पे कोइंसाइड हो रहे हैं उनके टेल्स, या कहो तो एक ही पॉइंट से डाइवर्ज हो रहे हैं, है ना, तो उनका रिजल्टेंट उनके बीच वाला डायगोनल होता है. कब? जब हम उनको मिला के एक पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे. दिस इज द पैरेललोग्राम लॉ. ये बहुत काम आता है क्योंकि जनरली आप फिजिक्स में जाओगे ना तो आपको खूब सारी जगहों पे ऐसे मिलेंगे कि एक ही बॉडी पे दो तीन फोर्स लग रहे होंगे और हमें उन फोर्सेस का रिजल्टेंट निकालना. तो उन फोर्सेस का रिजल्टेंट ऐसे ही निकालेंगे, है ना, कि उनका रिजल्टेंट हमेशा उनके बीच कहीं आएगा, है ना. दो फोर्स अगर मान लो ये दो फोर्सेस हैं ए और बी, तो उनका रिजल्टेंट हमेशा इनके बीच आएगा. लिख लो आप जल्दी से, फिर कुछ और बातें बताता हूँ. किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए. 30 सेकेंड दे रहा हूँ लिखने के लिए, लिख लीजिए. चलिए, तो ये अपना पैरेललोग्राम का बेसिक था. इसी में एक और चीज बताता हूँ, है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कई बार काम आता है. इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. पहला पॉइंट अपन क्या सीख सकते हैं कि द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर the resultant of two vectors will always, इसी का यूज है ना, will always lie between them. will always lie between them. हमेशा उनके बीच आएगा. बिटवीन them मतलब बिल्कुल मिड पॉइंट नहीं होगा, लेकिन उनके हमेशा बीच आएगा. कि अगर ये दो वेक्टर्स हैं, मान लो ये दो फोर्सेस, इसको मैं कह दूं एक F1 फोर्स है और इसको मैं कह दूं ये F2 फोर्स है, तो मैं आपसे पूछूं कि नेट फोर्स किस तरफ आएगा, तो आप कहोगे सर जहां इनका रिजल्टेंट होगा. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स. नेट फोर्स कहाँ आएगा? हमेशा इनके बीच आएगा. इसका फर्स्ट से एंगल कुछ अल्फा होगा, सेकंड से एंगल कुछ बीटा होगा, है ना. कुछ अल्फा बीटा सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, डिपेंड करते हैं F1 F2 की वैल्यू पे. तो दो वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट है वो हमेशा उनके बीच आता है ना, कभी भी उनके बाहर नहीं आ सकता. मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर F1 F2 वेक्टर है तो F नेट कभी इस तरफ नहीं जाएगा, है ना. F नेट ये नहीं कि इस तरफ आ जाएगा या F नेट इस तरफ आ जाएगा, F नेट इस तरफ नहीं. अगर ये दोनों वेक्टर हैं एक ही पॉइंट पे तो इनका रिजल्टेंट इनके बीच ही कहीं होगा, इसी रीजन में कहीं ना कहीं लाई करेगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वो उस पैरेललोग्राम का डायगोनल होगा और डायगोनल हमेशा उसके अंदर ही है. ये पहला पॉइंट है ना. अच्छा, वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो हमने कुछ नया थोड़ी ना सीखा है ना. वैल्यू तो वही है. पैरेललोग्राम कहाँ से प्रूफ हुआ भाई? हमने कहा कि एक पैरेललोग्राम दो ट्रायंगल से मिलकर बना है, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड तो वही आएगा. मैग्नीट्यूड में कुछ भी नया नहीं आएगा कि जो a प्लस बी का मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा. क्योंकि यहाँ भी हमने प्रूफ कैसे किया, ट्रायंगल लॉ से तो प्रूफ किया, है ना. तो वो रिजल्टेंट के वैल्यू में तो कोई चेंज नहीं आना है ना, वो तो वही आना है क्योंकि आप ऐड कर रहे हो, कैसे भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता. बस ड्रॉ करने में कई बार ये आसान दिखता है. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा. तो इसमें कुछ भी नया नहीं है. इंपॉर्टेंट पॉइंट तो वही आएगा कि जो इसका नेट रिजल्टेंट आएगा वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा से लिख सकते हैं. ठीक, आई होप आपने लिख लिया होगा. जल्दी से लिखिए इसको 10 सेकेंड में. स्लाइड पर कुछ खास है नहीं इसमें. अगली स्लाइड में एक काम की बात बताऊंगा. ठीक, चलिए अगला दे रहा हूं मैं. नेक्स्ट स्लाइड. मैं ना 3 डायग्राम बना रहा हूं. आपको खुद समझना है कि मैं इन डायग्राम्स की हेल्प से क्या कहना चाहता हूं. ये पहला डायग्राम है. तो ये इसका रिजल्टेंट होगा. दिस फोर्स इज F1, दिस फोर्स इज F2, दिस एंगल इज अल्फा, दिस एंगल इज बीटा. दूसरा,
F1 छोटा और F2 का मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा। फिर से पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे, मेथड फिक्स है अपना, है ना, कि पैरेललोग्राम कंप्लीट करते हैं और उसके बीच वाला डायगोनल निकालते हैं, और ये रहा इसके बीच वाला डायगोनल, ये एंगल अल्फा, ये एंगल बीटा। अल्फा में लिख रहा हूँ F1 के साथ एंगल को, और बीटा में लिख रहा हूँ F2 के साथ एंगल को, है ना। और तीसरा, मैं इनको ऐसा ड्रॉ कर रहा हूँ कि इनके मैग्नीट्यूड सेम है, ये F1 और ये F2, ये ऐसे हैं कि इस केस में F1 का मैग्नीट्यूड इक्वल टू F2 का मैग्नीट्यूड। ठीक, तो ये रहा रिजल्टेंट, ये रहा F, ये अल्फा और ये बीटा। आपको डायग्राम में साफ साफ दिख रहा होगा कि यहाँ पे F1 का मैग्नीट्यूड या F1 इज ग्रेटर देन F2 है, तो अल्फा लेस देन बीटा है। यहाँ F1 लेस देन F2 है, तो यहाँ पे अल्फा ग्रेटर देन बीटा है, और यहाँ F1 इक्वल टू F2 है, मैग्नीट्यूड है वो, है ना, तो अल्फा इक्वल टू बीटा हो, है ना, मतलब रिजल्टेंट विल बी अलोंग एंगल बाइसेक्टर, रिजल्टेंट विल बी along एंगल बाइसेक्टर। रिजल्टेंट कहाँ होगा? एंगल बाइसेक्टर के लिए होगा, जबकि उनमें ऐसा नहीं होगा, है ना, उनमें ऐसा नहीं होगा। और मैं स्पेसिफिकली बोलूं तो इस केस में ये स्क्वायर रोम्बस बन चुका है। क्या बन चुका है? सॉरी, ये रेक्टेंगल, सॉरी, ये पैरेललोग्राम क्या बन चुका है? रोम्बस। रोम्बस की एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती है। तो मैं एक स्टेटमेंट कह सकता हूँ कि दो वेक्टर का रिजल्टेंट हमेशा लार्जर मैग्नीट्यूड वाले वेक्टर की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड होता है ना। मैंने क्या कहा? the resultant of two vectors is always more inclined towards vector of larger magnitude। अच्छा, सोच के देखो लॉजिकली कि मान लो ये एक बॉडी है ना, यहाँ पे इसको दो फोर्स खींच रहे हैं, एक बहुत ज्यादा मैग्नीट्यूड का, एक बहुत कम मैग्नीट्यूड का। तो नेट बॉडी किस तरफ जाएगी? इसकी तरफ जाएगी ना, ऐसे, है ना? उसी तरह मान लो यहाँ पे दो फोर्सेस हैं, एक इस तरफ और एक इधर की तरफ बहुत ज्यादा फोर्स है, तो बॉडी नेट इसकी तरफ ज्यादा जाएगी। और अगर इस बॉडी पे दो फोर्स इक्वल मैग्नीट्यूड के एंगल पे, तो बॉडी कहीं बीच बीच में जाएगी, है ना? तो ऑब्वियस सी बात है, जो फोर्स ज्यादा मैग्नीट्यूड का होता है, रिजल्टेंट उसकी तरफ ज्यादा इंक्लाइंड होता है। लॉजिक भी है ना। और रिजल्टेंट एंगल बाइसेक्टर के लॉन्ग कब होगा? जब वो दोनों वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के होंगे, तो रिजल्टेंट कहाँ आएगा? अलोंग एंगल बाइसेक्टर, मतलब अल्फा इक्वल टू बीटा हो। ठीक, जल्दी से इसको नोट कीजिए, और कोई डाउट है तो पूछिए। तो ये अपन ने दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालना सीखा है पैरेललोग्राम से। मान लीजिए मैं एक डायग्राम बना रहा हूं, ध्यान से देखना। आपको मैंने दो वेक्टर माइनस करना भी सिखाया। ये फर्स्ट वेक्टर, ये सेकेंड वेक्टर। ये कौन सा वेक्टर है? ए वेक्टर। और ये कौन सा वेक्टर है? बी वेक्टर। तो एक काम करते हैं, पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये कौन सा वेक्टर मिला? सुनना बहुत ध्यान से, है ना। ये कौन सा वेक्टर मिला? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। बहुत बढ़िया। अब मैं कुछ और वेक्टर्स निकालता हूं। जैसे मान लो बेटा मैं कहूं कि ये ए वेक्टर है, तो आपको ये समझ में आता होगा कि ये माइनस ए वेक्टर, और ये बी वेक्टर है, तो आपको ये भी समझ में आता होगा कि ये माइनस बी वेक्टर है। तो मैंने ए और बी के साथ साथ माइनस ए और माइनस बी भी ड्रॉ कर दिया। अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ इनके बीच वाला डायगोनल क्या दिखाएगा? अगर मैं ये पैरेललोग्राम एक छोटा सा इधर कंप्लीट कर लूं, ये पैरेललोग्राम, तो ये ए और माइनस बी का रिजल्टेंट है, तो इनका जो बीच वाला डायगोनल ये होगा बेटा, ये डायगोनल, ये क्या दिखाएगा? ये ए और माइनस बी का रिजल्टेंट है, तो ये दिखाएगा ए माइनस बी। याद करो कल अपन ने प्रूव भी किया है ना कि ए माइनस बी आता है। अच्छा, मैं आपसे पूछूं इनके बीच का डायगोनल ये क्या दिखाएगा? कंप्लीट करो। ये किसके किसके बीच का रिजल्टेंट है? माइनस ए और माइनस बी के बीच का।
किसके किसके बीच का? माइनस ए और माइनस बी के बीच का। तो ये माइनस ए माइनस बी। अच्छा, मैं आपसे पूछूं कि ऊपर कंप्लीट कर दो, ऐसे ही अपन डिफरेंट वेक्टर्स निकाल रहे हैं। तो ये कौन कौन से वेक्टर के बीच है? माइनस ए और बी के बीच का। तो ये रिजल्टेंट क्या दिखाएगा? माइनस ए प्लस बी। क्या दिखाएगा? माइनस ए और प्लस। ये मैंने ऐसा ही ड्रॉ किया, मैं आपको सिर्फ ये समझाना चाहता हूं कि अगर ये a प्लस बी है, देखो ध्यान से, ये वेक्टर कौन सा वेक्टर बना? a माइनस बी। अगर मैं इसको पैरेलली उठा के शिफ्ट कर दूं तो ये यहां आ जाएगा, दिस इज a माइनस बी। तो जो पैरेललोग्राम अपन ने बनाया था ना, उसके दो डायगोनल होते हैं। एक डायगोनल दिखाता है a प्लस बी और एक डायगोनल दिखाता है a माइनस बी। ये बाकी तो मैंने देखो इसका उल्टा बनाया, यहां देखना, समझना ध्यान से। ये अगर a प्लस बी है तो इसका ठीक एंटी पैरेलल क्या होगा? माइनस ए माइनस बी। देखो ध्यान से, ये माइनस ए माइनस बी बन गया। ये अगर a माइनस बी है तो इसका ठीक एंटी पैरेलल क्या होगा? माइनस ए प्लस बी। ये देखो माइनस ए प्लस बी। ये ऐसे बहुत काम नहीं आते, मेनली मैंने आपको ये देखने को सिखाया कि अगर ये a माइनस बी है और मैं इसको पैरेलली शिफ्ट करके यहाँ रख दूं तो ये यहाँ आ जाए। तो ये a प्लस बी है और ये a माइनस बी। तो एक पैरेललोग्राम के दो डायगोनल होते हैं। ये चित्र तो मैंने ऐसे ही बना दिया। अगर मैं आपको समझाऊं कि मैं आपको समझाना क्या चाहता था, तो मैं आपको ये समझाना चाहता था कि बेटा ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है ना। इसको मिला के हम एक पैरेललोग्राम बनाएंगे, क्योंकि हम पैरेललोग्राम लॉ पढ़ रहे हैं। इस पैरेललोग्राम के दो डायगोनल होते हैं, एक इसके बीच वाला डायगोनल, इसके बीच वाला डायगोनल होता है a प्लस बी, और एक बी से ए वाला डायगोनल, बी से ए याद रखना, ये होता है a माइनस। ऐसे भी सोच सकते हो, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनली बी पे पहुंच जाए, इनिशियली ए पे थे। इसको ट्रायंगल लॉ से भी सोच सकते हो। देखो ध्यान से, इस ट्रायंगल को देखना भाई सब लोग, इस ट्रायंगल को, है ना, इधर देखना। ये देखो, ये फर्स्ट वेक्टर, ये सेकंड वेक्टर। ट्रायंगल लॉ से देखो, इसकी हेड के ऊपर इसका टेल रखा हुआ है, तो ये बी और ये कौन सा वेक्टर? a माइनस बी। देखो इसको सम करो, तो b प्लस a माइनस बी क्या बन गया? a। ट्रायंगल लॉ से सोचना, ये पहला वेक्टर, ये दूसरा वेक्टर। ट्रायंगल लॉ में ऐसे ही रखते थे, एक की टेल को दूसरे के हेड के ऊपर। तो b प्लस a माइनस बी इज इक्वल टू a। ऐसे भी सोच सकते हो। अपने को क्या ध्यान रखना है कि एक पैरेललोग्राम के दो डायगोनल होते हैं, एक डायगोनल a प्लस बी दिखाता है, दूसरा डायगोनल a माइनस बी दिखाता है। मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि a प्लस बी और a माइनस बी क्या रिप्रेजेंट करते हैं, तो दे ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट टू डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। a प्लस बी होता है उनके बीच वाला डायगोनल, और a माइनस बी होता है उनके दूसरा वाला डायगोनल। जल्दी नोट कीजिए इसको, कोई डाउट है तो बताइए। चलिए, आई होप आपने लिख लिया होगा। मैं कुछ प्रॉपर्टीज लिख रहा हूँ, वैसे ये मुझे अभी नहीं बताना चाहिए, आपको आता है ऑलरेडी, फिर भी मैं लिख रहा हूँ, है ना। कि अगर डायगोनल्स इक्वल हो, है ना, एक पैरेललोग्राम के डायगोनल्स अगर इक्वल हो एंड परपेंडिकुलर हो, एक पैरेललोग्राम के डायगोनल्स अगर इक्वल हो और परपेंडिकुलर हो, तो वो स्क्वायर होता है। वो पैरेललोग्राम क्या होता है? स्क्वायर। मैं इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज लिख रहा हूँ पैरेललोग्राम की, ज्योमेट्री है, क्योंकि इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन दूंगा। डायगोनल्स इक्वल हो बट नॉट परपेंडिकुलर। डायगोनल्स इक्वल तो हो लेकिन परपेंडिकुलर ना हो, ऐसा रेक्टेंगल होता है। अच्छा, स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर की साइड्स इक्वल होती हैं और एंगल 90 डिग्री होता है। रेक्टेंगल क्या होता है? एंगल 90 डिग्री होता है लेकिन साइड्स इक्वल नहीं होती। डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, डायगोनल्स इक्वल ना हो लेकिन परपेंडिकुलर हो, ऐसा रोम्बस होता है। और रोम्बस क्या होता है भाई? जिसकी साइड्स इक्वल तो होती हैं लेकिन आपस में परपेंडिकुलर नहीं होती हैं। और डायगोनल्स आर नॉट इक्वल एंड नॉट परपेंडिकुलर। डायगोनल्स ना इक्वल हो
ना परपेंडिकुलर हो, ये सिंपल पैरेललोग्राम होता है, मतलब ये इन तीनों में से कुछ नहीं होता है ना। ऊपर वाले तीनों भी पैरेललोग्राम हैं, बट वो उनमें से भी एक स्पेसिफिक टाइप का है कि अगर डायगोनल्स इक्वल और परपेंडिकुलर हो गए तो वो स्क्वायर होगा, अगर डायगोनल्स इक्वल हुए लेकिन परपेंडिकुलर नहीं है तो वो रेक्टेंगल होगा, अगर डायगोनल्स इक्वल नहीं है लेकिन परपेंडिकुलर है तो वो रोम्बस होगा, और डायगोनल्स ना इक्वल है ना परपेंडिकुलर है तो वो एक सिंपल पैरेललोग्राम होगा जिसकी एडजेसेंट साइड, सॉरी, जिसकी आमने सामने की साइड पैरेलल होती है। इन प्रॉपर्टीज में किसी को कोई डाउट है क्या? अगर नहीं है तो चैट बॉक्स में नो डाउट लिख के बता दो, नो लिखोगे तो भी समझ जाऊंगा। इन प्रॉपर्टीज में कोई डाउट है क्या किसी को? 8वीं 9वीं 10वीं क्लास में पढ़ते हैं ये, है ना? ठीक है, गुड, समझ गया मैं। ओके, थैंक यू। अब क्या है ना, इन प्रॉपर्टीज पे बेस्ड मैं कुछ क्वेश्चन आपको, एक दो क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, देखना कितना आसान हो जाएगा क्वेश्चन। मैंने क्या समझाया कि पैरेललोग्राम लॉ में जो ये डायगोनल्स होते हैं ये अपने a प्लस बी और a माइनस बी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो ध्यान से, मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ ना, फिर वो लिखने का टाइम दे दूंगा। सुनना क्वेश्चन क्या है। टू वेक्टर्स a vector and b vector are such that mod a plus b is equal to mod a minus b, and a vector plus b vector is perpendicular to a vector minus b vector। ये दिया हुआ है, two vectors a and b are such that mod a plus b equal to mod a minus b and a plus b vector is perpendicular to a minus b vector। then options हैं आपके सामने। पहला, magnitude of a vector is equal to magnitude of b vector। second, b option, magnitude of a vector may or may not be equal to magnitude of b vector। third question, a vector must be perpendicular to b vector। and fourth, a vector may be may or may not be perpendicular to b vector। मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन है, एक से ज्यादा आंसर सही हो सकते हैं। मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन है, एक से ज्यादा आंसर सही हो सकते हैं। आंसर मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताइए आपका एबीसीडी में क्या आ रहा है। अभी तक जितने लोगों ने लिखा है सबका आंसर सही है। गुड गुड, अभी तक जितने लोगों ने लिखा है सबका आंसर सही है। प्रखर, युक्ता, प्रियांशु, प्रकृति, विकास, तनिषा, खुशी, है ना, सृष्टि, गुड। दोनों मस्ट की कंडीशन आएगी। देखो ध्यान से क्वेश्चन को समझें, अगर इसको ऐसे ना करें ना तो दूसरा मेथड है सॉल्व करने का, वो डॉट प्रोडक्ट लेके करना पड़ता है, वैसे तो अपने को वैसे नहीं करना, अपन सीधे ऐसे क्वेश्चन ऐसे कर सकते हैं। ये दोनों डायगोनल्स क्या लिखे हुए हैं, यहां से दिख रहा है कि डायगोनल्स इक्वल है, यहां से क्या लिखा हुआ है कि डायगोनल्स इक्वल है, और यहाँ क्या लिखा हुआ है कि डायगोनल्स परपेंडिकुलर है। दो कंडीशन जो लिखी हुई है वो दिखा रहा है कि डायगोनल्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर। और डायगोनल्स इक्वल और परपेंडिकुलर कहाँ होते हैं बेटा? स्क्वायर में। कहाँ होते हैं? स्क्वायर में। अगर स्क्वायर है इसका मतलब ये दोनों मिलके एक स्क्वायर बना रहा होगा, ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर स्क्वायर बना रहा होगा, इसका मतलब ये साइड्स भी इक्वल होंगी और ये परपेंडिकुलर होंगी, इसका मतलब दिस मस्ट बी इक्वल टू, में नहीं हो सकता, अनइक्वल तो हो ही नहीं सकता वरना ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी।
और A must be perpendicular to B, तो आंसर इज A एंड B। तो ऐसे खूब सारे क्वेश्चन बन सकते हैं जिसको अपन इन प्रॉपर्टीज के बेसिस पे सॉल्व कर सकते हैं। जल्दी से लिखिए, 30 सेकेंड में ये लिखिए प्रॉपर्टी, अगर आपने नहीं लिखी है तो फिर अगली स्लाइड लिखिएगा, फिर आगे चले। तो ये अपना हो गया पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक, इसमें जो अपन ने कल सीखा था आपको याद हो तो, अगर मैं मान लूं कि मान लो मैं ऐसा क्वेश्चन दे दूं कि दो फोर्स हैं इक्वल मैग्नीट्यूड के, दोनों फोर्स जो है इनके मैग्नीट्यूड कितने हैं, एफ और एफ, तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा, बीच में रिजल्टेंट क्या होगा, कल सिखाया था 2f cos थीटा बाय 2, 2f cos थीटा बाय 2, और ये तो टोटल एंगल थीटा था तो ये इसका एंगल बाइसेक्टर होगा, तो ये एंगल भी थीटा बाय 2 हो जाएगा और ये एंगल भी थीटा बाय 2 हो जाएगा। ये अपन ने कल सीखा था कि अगर दो फोर्सेस ऐसे इक्वल मैग्नीट्यूड वाले होते हैं तो उनका रिजल्टेंट क्या बन जाएगा, 2f cos थीटा बाय 2, अपन ने डिराइव करके भी देखा था। तो ये इक्वल वाले केस जो है वो रोम्बस वाले केस बनने लग जाएंगे कि वो उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के होंगे। और ये क्या आएगा, ये वेक्टर, इनका डिफरेंस 2f cos थीटा, 2f sin थीटा बाय 2, बस इसकी जरूरत नहीं पड़ती है ज्यादा, तो इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक, तो ये अपन ने सीख लिया पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अगला जो अपन सीखेंगे वो ट्रायंगल लॉ का एक एक्सटेंशन है जिसको ना पॉलीगन लॉ बोलते हैं, पॉलीगन लॉ। ठीक है, पॉलीगन लॉ क्या है, अगर मान लो आपको दो से ज्यादा वेक्टर ऐड करने हैं, मल्टीपल वेक्टर्स को ऐड करना है, प्रैक्टिकली ऐड करने के लिए अपन पॉलीगन लॉ यूज नहीं करेंगे, पॉलीगन लॉ अपन सिर्फ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में यूज करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिकली हम उसे दो दो करके ऐड करेंगे, दिखाऊंगा कैसे। तो पॉलीगन लॉ कहता है कि इफ वी हैव मोर देन टू वेक्टर्स, अगर हमारे पास दो से ज्यादा वेक्टर्स हैं, एंड वी अरेंज देम इन टेल टू हेड फैशन, या टेल टू हेड फैशन मतलब एक की टेल दूसरे के हेड, तीसरे की टेल दूसरे के हेड, ऐसे करके, then the vector joining free tail to free head gives the resultant, gives the resultant। मतलब मान लो ये पहला वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है, ये तीसरा वेक्टर है, ये चौथा वेक्टर है, ये पांचवा वेक्टर है, ये बहुत सारे वेक्टर है। ये मान लो मैंने कुछ ए वेक्टर नाम दे दिया, इसको मैंने कुछ बी वेक्टर नाम दे दिया, इसको मैंने कुछ सी वेक्टर नाम दे दिया, इसको मैंने कुछ डी वेक्टर नाम दे दिया और इसको मैंने ई वेक्टर नाम दे दिया। इन सबको मैंने पैरेलली शिफ्ट करके ऐसे अरेंज किया कि एक की टेल दूसरे के हेड के ऊपर ऐसे रखी हुई। तो ये रही अपनी फ्री टेल और ये रही अपनी फ्री हेड, तो इनको मिलाने वाला जो वेक्टर होता है वो क्या होता है, इनका रिजल्टेंट, एंड द रिजल्टेंट विल बी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर प्लस ई वेक्टर। तो ये ट्रायंगल लॉ है, ट्रायंगल में दो होते है ना, इसमें दो से ज्यादा है, तो ये इनका रिजल्टेंट होता है। दिस इज द पॉलीगन लॉ। पॉलीगन लॉ कहता है कि अगर सारे वेक्टर्स को ऐसा हेड टू टेल हेड टू टेल हेड टू टेल अरेंज, सॉरी टेल टू हेड टेल टू हेड टेल टू हेड अरेंज किया जाए, एक की टेल दूसरे के हेड के ऊपर, तो जो पहला वेक्टर होगा और जो आखिरी वेक्टर होगा, तो पहले की टेल और आखिरी के हेड को मिलाने वाला जो रिजल्टेंट होता है वो क्या दिखाता है, जो वेक्टर होता है वो क्या दिखाता है, इन सारे वेक्टर्स का सम। दिस इज पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। जल्दी लिखिए, जल्दी, 30 सेकेंड दे रहा हूं लिखने के लिए।
ठीक, बात समझ आ गई। अगला इसी का पार्ट है पॉलीगन लॉ का, जो खूब यूज होता है। इफ द वेक्टर्स arranged for polygon law forms a closed polygon, forms a closed polygon। और जो वेक्टर्स को आपने मिलाया उन्होंने क्लोज्ड पॉलीगन बना दिया। दैट इज लास्ट हेड coincides with first tail, then their resultant is zero। obvious सी बात, their resultant is zero। मतलब मान लो मैंने क्या किया, मेरे पास कुछ वेक्टर मिले मुझे, मैंने उनको अरेंज करना स्टार्ट किया और वो अरेंज होते गए बेचारे। अरेंज होते होते मैंने क्या पाया कि वो ऐसे बन गए क्लोज्ड पॉलीगन, हेड टू टेल टू हेड, टेल टू हेड, टेल टू हेड सबको रखते गए। और जब उनको अरेंज किया तो अरेंज होके उन्होंने क्लोज्ड पॉलीगन बनाया कि ए वेक्टर ये रहा, बी वेक्टर ये रहा, सी वेक्टर ये रहा, डी वेक्टर ये रहा और ई वेक्टर ये रहा। तो आप सोच के देखो, मैंने क्या कहा था, रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं? फ्री टेल को फ्री हेड से मिलाते हैं। तो ये पहली टेल और ये आखिरी हेड एक ही पॉइंट पे मिल गए, तो ये जीरो वेक्टर है। तो इसका मतलब आप क्या लिख सकते हो, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर प्लस ई वेक्टर इक्वल टू क्या बनेगा, जीरो वेक्टर। क्या बनेगा, जीरो वेक्टर, क्योंकि वेक्टर का सम एक वेक्टर होता है। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर प्लस ई वेक्टर क्या होगा, जीरो, क्योंकि ये क्या बना रहे हैं, क्लोज्ड पॉलीगन है ना। जैसे अगर को क्लोज ट्रायंगल बना लेते तो भी इनका सम क्या हो जाता, जीरो। मैं कहता कि एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये है, तीसरा वेक्टर ये है। मान लो ए ये है, बी ये है और सी ये है। तो यहाँ भी आप क्या लिख सकते थे, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो। क्या लिख सकते थे, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो बाय द सेम लॉजिक। फर्स्ट टेल और आखिरी हेड एक ही पॉइंट पे है, इसका मतलब वो जीरो। ठीक, जल्दी से नोट कीजिए, कोई डाउट हो तो अनम्यूट करके पूछिए, क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, चलो एक और पॉइंट देखो, उधर जादू दिखाता हूँ। वो क्या है कि मान लो मैं आपसे ये कहता हूं कि n कोप्लेनर वेक्टर्स, कोप्लेनर मतलब एक ही प्लेन में होंगे, n कोप्लेनर वेक्टर्स जो एक ही प्लेन में है आर अरेंज्ड n कोप्लेनर वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, ऑफ इक्वल magnitude are arranged such that they form a closed polygon, they form a closed polygon with exterior angle pi minus 2 pi by n। एंगल कितना हो गया, पाई माइनस 2 pi by n, then their resultant is
0. N closed polygamy to their form if n covariant vectors of equal value are arranged such that they are according polygon law. They are according to polygon law with exterior angle pi minus 2 pi by n, then the resultant is 0. देखो ध्यान से मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको ये बताता हूँ। इसको मैं दो तरीके से ड्रॉ करूंगा कि पहला तो मान लो मैं कितने 3 वेक्टर्स लेता हूँ। तो 3 वेक्टर लेता हूँ तो मान लो मैंने इनको ऐसे अरेंज किया कि दो वेक्टर के बीच का एंगल क्या आएगा पाई माइनस, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 180 माइनस 360 अपॉन n। ठीक है, तो अगर मैं कहूं कि मैं n की वैल्यू 3 लेता हूं तो ये आ जाएगा दो के बीच का एंगल 60 डिग्री। तो ये पहला वेक्टर 3 लेता हूं मैं ना, n इक्वल टू 3 लेके आपको ड्रॉ करके दिखा n इक्वल टू 3। तो पहला वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, दूसरा इसके साथ 60 डिग्री के एंगल बिटवीन द वेक्टर बेटा बाहर वाला होता है 60 डिग्री, और तीसरा इसके साथ फिर से 60 डिग्री के एंगल पे, है ना। ये गलत बनाया क्या, कुछ गलत लिखा मैंने कहीं, क्या लिखा मैंने, एक्सटीरियर एंगल नहीं, एक्सटीरियर एंगल पाई बाय एन है, सॉरी एक्सटीरियर एंगल 2 पाई बाय एन है, इंटीरियर एंगल लिखा था मैंने, सॉरी पाई बाय एन। तो ये एंगल कितना, एग्जांपल के थ्रू बताया था, ज्यादा बेटर था लिखने में। चलो ठीक है, तो n की वैल्यू 3 लेंगे तो 120 डिग्री, तो दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना 120 डिग्री। इंटीरियर एंगल लेना है या फिर एक्सटीरियर एंगल 120 डिग्री, तो ये एंगल 120 डिग्री, तो ये एंगल कितना हो गया अपना 60 डिग्री, दूसरा वेक्टर, और फिर इसके साथ फिर से 120 का एंगल, तो ये तीसरा एंगल। आप ये तीनों बाहर वाले एंगल देखो ना, तीनों बाहर वाले एंगल, ये कितना है 120, यही वेक्टर्स के बीच का एंगल होता है, क्योंकि ये 120 और सिमिलरली ये एंगल भी 120, और इसके अंदर का एंगल कितना है, ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री। तो ये क्लोज ट्रायंगल बनाएंगे। इनको पता है दूसरे डायग्राम से ड्रॉ करो ना, देखना एक वेक्टर मान लो ये है, दूसरा वेक्टर ये होगा, और तीसरा वेक्टर ये होगा। अगर इक्वल मैग्नीट्यूड के ये वेक्टर और इनके बीच के एंगल ये हो जाए 120 120 120, तीन वेक्टर 120 डिग्री 120 डिग्री 120 डिग्री, ये तीन वेक्टर हो, तीनों के मैग्नीट्यूड इक्वल हो, और ये जो दो वेक्टर्स के बीच का एंगल यहाँ वाला दिखे, किसी भी दो नियरेस्ट वेक्टर के बीच का एंगल, ये कितना आ गया यहाँ से 360 डिग्री बाय n, तो 120 डिग्री यहाँ भी, और आप ध्यान से देखो यहाँ भी यही है एंगल बिटवीन द वेक्टर्स 120 डिग्री। तो इस केस में ये क्लोज ट्रायंगल बनाएंगे, ट्रायंगल तीन वाले केस में, और वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा क्योंकि उन्होंने इक्वल मैग्नीट्यूड का वेक्टर लिया है, तो इनका सम क्या होगा 0। ऐसे ही अगर मैं 6 वेक्टर ले लूं, चलो 6 वेक्टर लेता हूं मैं एक ही पॉइंट पे, है ना, 6 वेक्टर है तो उनके बीच का एंगल आएगा 360 अपॉन 6, तो वो 60-60 डिग्री पे हो। तो ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, किसी भी दो वेक्टर के बीच का एंगल कितना आएगा, एडजेसेंट वाला एंगल 60 डिग्री, दैट इज 360 बाय n। और मैंने 6 वेक्टर लिए, 6 वेक्टर लिए तो 360 बाय n किया इसीलिए, है ना। अब मैं अगर इनको शिफ्ट करके पॉलीगन बनाऊंगा ना, तो बेटा पॉलीगन ऐसा बनेगा, रेगुलर हेक्सागन बन जाएगा। क्या बन जाएगा वो, रेगुलर
हेक्सागन। यहाँ से आपको सीधा सीधा तो नहीं दिखेगा, मैं किसी एक को रेफरेंस मान लेता हूँ। मान लो मैं इसको रेफरेंस मान लो, एक मिनट, इसको तो ऐसे ही रहने दो। मान लो मैं इसको रेफरेंस मान लेता हूँ, तो ये अपना पहला रहा, इसके ऊपर आप दूसरे को ऐसा रखोगे एक एक करके, इसके ऊपर इसको रख देना, 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 तो ये क्लोज पॉलीगन बन जाएगा। देखो इस पॉलीगन के जो दो वेक्टर्स के बीच का एंगल है वो कितना है, 60 डिग्री। हाँ, पॉलीगन का इंटरनल एंगल कितना है, इंटरनल एंगल काम का होता नहीं है, बट वो 120 डिग्री ऐसा। तो अगर n वेक्टर्स एक ही पॉइंट पे मिले सच दैट उन दो के बीच का एंगल कितना हो 360 डिग्री अपॉन n, है ना, या वो एक ऐसा पॉलीगन, उनको पॉलीगन लॉ के फॉर्म में अरेंज किया जाए सच दैट जो एक्सटीरियर एंगल आए वो कितना है, सेम 360 डिग्री अपॉन n या 2 पाई बाय n। मतलब जो एक्सटीरियर एंगल होता है ना वो पॉलीगन लॉ के ड्यूरिंग यही तो होता है एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। तो ये क्लोज्ड रेगुलर पॉलीगन फॉर्म करेंगे और इनका सम 0 होगा। मतलब इक्वल मैग्नीट्यूड के 3 वेक्टर 120 120 120 डिग्री पे, इक्वल मैग्नीट्यूड के 4 वेक्टर 90 90 90 पे, इक्वल मैग्नीट्यूड के 5 वेक्टर 72 72 72 पे, इक्वल मैग्नीट्यूड के 6 वेक्टर 60 60 60 पे, ये अगर एक पॉइंट पे ऐसे लग रहे होते हैं तो इनका सम 0 होता है ना। ये बहुत काम आता है कई बार, अगर मान लो एक पॉइंट पे 3 फोर्सेस ऐसे लग रहे हों, आपसे पूछा जाए बताओ नेट फोर्स क्या होगा, और तीनों फोर्स इक्वल मैग्नीट्यूड के, इक्वल मैग्नीट्यूड इज इंपॉर्टेंट, तभी वो रेगुलर पॉलीगन फॉर्म करेगा। तो उनका सम क्या होगा, 0। 6 फोर्सेस हो ऐसे इक्वल मैग्नीट्यूड के एक पॉइंट पर लग रहे हो, उनका सम क्या आएगा, 0, क्योंकि ये हेक्सागन बनेगा। सबसे ज्यादा यूज ट्रायंगल वाला होता है। तो ये मैंने एक जनरल लिखा है कि n कोप्लेनर वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड are arranged such that they are according to polygon law with exterior angle 2 pi by n, ये angle between the vectors 2 pi by n, then their resultant is 0। क्यों 0, क्योंकि वो को जब शिफ्ट किया जाएगा तो वो एक क्लोज रेगुलर पॉलीगन बनाएंगे। आई थिंक आपको एग्जाम्पल से ज्यादा बेटर समझ में आया होगा मैं एग्जाम्पल से क्या कहना चाह रहा हूँ। तो मैं उसको लैंग्वेज में लिखने में थोड़ा दाएं बाएं हो गया था, बट जो मैंने एग्जाम्पल से मैं क्या कहना चाह रहा हूँ वो आपको समझ आ रहा होगा कि अगर इक्वल वेक्टर्स हैं, 3 है तो 120 120 पे, 4 है तो 90 90 पे, 5 है तो पेंटागन बनेगा 72 72 पे, 6 है तो 60 60 डिग्री पे। अगर ऐसा होगा तो वो एक क्लोज रेगुलर पॉलीगन बनाएंगे और उनका सम हमेशा क्या आएगा, 0, क्योंकि पॉलीगन क्लोज हो जाएगा। तो ये इसी का एक तरह से पार्ट था, जल्दी से नोट कीजिए, कोई डाउट हो तो अनम्यूट करके या चैट पे लिख के पूछ लीजिए, ठीक, लिखिए जल्दी। जैसे मान लो इस पे बेस्ड क्वेश्चन, ये मेनली ना इस पॉइंट के फॉर्म में होते हैं। जैसे मान लो मैं आपसे कह दूं ना अपने पास 5 फोर्सेस ऐसे हैं कि उनके बीच का एंगल 72 72 डिग्री है, ये यहां से यहां, यहां से यहां, यहां, यहां और यहां, ये एफ 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 है ना, हर एंगल 72 डिग्री है। अब मैं आपसे पूछता बताओ नेट फोर्स क्या होगा, तो आंसर है 0। नेट फोर्स क्या होगा, 0। क्यों, क्योंकि इनको जब शिफ्ट करेंगे तो एक रेगुलर पेंटागन बनाएंगे पैरेलल शिफ्ट करने। तो इस प्रॉपर्टी का यूज था कि अगर वो 360 बाय n में डिवाइड हो रहा है, मतलब इक्वल इक्वल एंगल में पूरा डिवाइड हो रहा है, तो और इक्वल में मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स हैं तो उनका सम 0 आएगा, क्योंकि वो एक क्लोज रेगुलर पॉलीगन फॉर्म कर रहे होंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस को कई बार हम यहाँ से डायरेक्टली कर सकते हैं। क्वेश्चन तो क्या कंसेप्ट है, मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं होंगे तो 0 नहीं होगा, ठीक है।
जल्दी लिखिए, 30 सेकेंड और दे रहा हूँ, फिर आगे चलेंगे। तो ये पॉलीगन लॉ मेनली ना, तो जब अपने को कभी थियोरेटिकली ऐड करना होता है तो यूज करते हैं, अदरवाइज इसको ज्यादा यूज नहीं करते हैं थियोरेटिकल क्वेश्चंस में। नॉर्मली अपने को 2 से ज्यादा वेक्टर ऐड करना हुआ, नेक्स्ट डे मैं आपको एक कंपोनेंट मेथड सिखाऊंगा। कंपोनेंट मेथड से ऐड करना सबसे आसान होता है, अपन मोस्टली उससे ही ऐड किया करेंगे। रिजल्टेंट रिप्रेजेंट करने के लिए हम पैरेललोग्राम लॉ ड्रॉ करते हैं, अदरवाइज हम हमेशा कंपोनेंट फॉर्म ही यूज किया करेंगे। जैसे पता है, एक ऐसा क्वेश्चन पूछ लेंगे आपसे कि इसको कैसे सॉल्व करोगे। कि मान लो एक फोर्स इधर है F, एक फोर्स इधर है F, है ना, और एक फोर्स इधर है F नहीं, इसको मान लो ये एक फोर्स ये है √2F, और ये दे रखा है, ये 45 डिग्री पे है और ये भी 45 डिग्री। फाइंड रिजल्टेंट ऑफ दीज थ्री फोर्सेस। फाइंड रिजल्टेंट ऑफ दीज थ्री फोर्सेस। तो ध्यान से सुनना, कंपोनेंट फॉर्म से बताऊंगा आगे ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। अब अपन ने 2 वेक्टर तो सॉल्व करना सीखा है, 3 में या तो पॉलीगन लगाए तो उसमें दिक्कत आएगी फालतू में। इसको ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, सुनना ध्यान से। किसी दो, जैसे मैं आपसे कहूँ ना कि 2 + 3 + 4 बताओ, तो आप कहते हो आंसर 9 होता है। तो आपने क्या किया, मन ही मन इनमें से किसी 2 को ऐड किया, 5 उसमें 4 ऐड कर लिया। कोई 4 + 3 ऐड करेगा, कोई 2 + 4 ऐड करेगा। तो 3 का सम ऐसे ही करते हैं कि कोई 2 सम करके उसके रिजल्ट में से तीसरा ऐड कर देते हैं। यहाँ भी यही करेंगे। अब देखो इन दोनों को, ये एक तरीका क्या है कि मैं √2F और F का रिजल्टेंट निकालू, तो उसके बीच में कहीं आएगा, फिर उसको इस F के साथ ऐड करूं, मुश्किल है। लेकिन मुझे एक आसान क्या दिख रहा है कि अगर मैं इस F और इस F को सम करूं, तो ये दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड वाले हैं और 90 डिग्री पे है। तो इसका यूज नहीं, सेपरेट क्वेश्चन है, 3 वेक्टर कैसे ऐड करेंगे। अगर मैं इन दोनों साइड वालों को ऐड करूं तो ये F और F इक्वल मैग्नीट्यूड वाले हैं और 90 डिग्री पे। तो इन दोनों का रिजल्टेंट √2F होगा। 2 इक्वल वेक्टर अगर 90 डिग्री पे है तो F² + F² क्या बन जाएगा, √2F। और वो इसके एंगल बाइसेक्टर के लॉन्ग आएगा, तो 90 डिग्री का एंगल बाइसेक्टर कहाँ होगा, 45 में। तो जो इन दोनों का सम आएगा ना, तो आप कहोगे दिस इज इक्विवेलेंट टू एक √2F इधर पहले था और एक √2F इधर और आया। ये क्यों आया भाई √2F, ये इन दोनों का रिजल्टेंट है। तो नेट आंसर, अभी दोनों पैरेलल वेक्टर बन गए, तो F नेट कैसा होगा, 2√2। मैंने क्या किया, मुझे 3 वेक्टर सम करने थे, तो मैंने पहले दोनों साइड वालों को सम कर लिया। बाई चांस क्योंकि यहाँ पे सिमेट्री है, तो वो दोनों सम होके बीच वाले के अलोंग ही आ गए, हो सकता है एंटी पैरेलल आ जाते। तो यहाँ पे जो दोनों F और F थे, ये दोनों F, इनका रिजल्टेंट इसके अलोंग ही आ गया, और कितना आ गया, √2F, है ना। और पहले से यहाँ एक √2F था, तो आंसर कितना आ गया, 2√2F। जैसे मैं ऐसा एक और क्वेश्चन करवा रहा हूँ। मान लो कल को तुमसे ये कहा गया कि तीन फोर्सेस ऐसे हैं, सर्कल टाइप का मैंने बना दिया ताकि मैग्नीट्यूड इक्वल दिख जाए, ऐसे ये F, ये F, ये एंगल भी 30 डिग्री, ये एंगल भी 30 डिग्री और ये भी F। मैं पूछूं आपसे इनका नेट फोर्स क्या होगा, तो वापस वही कंसेप्ट, दोनों साइड वालों को पहले ऐड कर लेते हैं, ये F और ये F। तो ये दो साइड वाले अगर मैं ऐड करूं, तो ये दोनों साइड वाले बेटा कितने एंगल पे, 60 डिग्री पे, दोनों साइड वाले। और इन दोनों 60 डिग्री पे ऐड होकर इनका रिजल्टेंट कहीं बीच में आ जाएगा √3F। ये किनका रिजल्टेंट है, इन दोनों का। तो आप कहोगे कि सर आप क्या करते हैं, और ये एंगल बाइसेक्टर के लॉन्ग आएगा। आप कहोगे सर क्या करते हैं कि इन दोनों साइड वालों को हटा के बीच में बना देते हैं, √3F। और फिर एक F तो इसी लाइन के लॉन्ग पहले से था, तो एक F इधर। तो अब इन दोनों को सम कर लो, दोनों पैरेलल हो गए। F net = √3F + कितना आ गया,
√3 प्लस 1 इंटू एफ। लॉजिक है बिल्कुल। अगर मुझे दिख रहा हो कि दोनों साइड वालों का रिजल्टेंट बीच वाले के अलोंग ही आ जाएगा, तो पहले दोनों साइड वालों को ऐड कर लो और फिर बीच वाले के अलोंग पैरेलल या एंटी पैरेलल उसके साथ इसका रिजल्टेंट कर लो। तो ये जनरली अपन यूज करते हैं अगर 3 वेक्टर ऐसे कभी ऐड करने को दिए जाए तो। वैसे अपन आगे कंपोनेंट मेथड सीखेंगे जहां डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, बट ऐसे क्वेश्चंस में ये अप्रोच ज्यादा बेटर रहती है। जल्दी से लिखिए, कोई डाउट है तो पूछिए। आज की क्लास अपन यहीं फिनिश करते हैं।